हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो क्या हमारे पास उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, हम उसको जानेंगे। यानी मेन बात अगर हम करें तो ये सीधी सीधी बात होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चाहे वो चार्ज रेस्ट में है चाहे वो चार्ज मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल है या कोई चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है। ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसमें क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कुछ बात समझ आई? यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में जब रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही वो मोशन में आता है यानी चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई रिएक्शन नहीं करता। इसलिए जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके पास केवल वो जो है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्या नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो अगर वो चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर रिएक्ट करेगा, वरना उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो मेन बात तो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। यानी सबसे पहली बात तो ये अपनी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो तीन बातों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से एक बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड में कोई चार्ज चल रहा है। मान लीजिए ऐसे चल रहा है चार्ज, इस प्रकार से हमने मान लिया ऐसे चल रहा है, और चार्ज की वैल्यू है वो क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे वो क्या होगा? वो चार्ज, उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड, और मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। यानी मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पे चल रहा है वो भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस एंगल पे चल रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम कहेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। यानी वो चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और साथ में उसकी स्पीड, इन तीनों का जो मल्टीपल साथ में एंगल, ये वाले जो है इस पे डिपेंड करता है कौन? मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? यानी ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अगर मैं बात करूं थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, एक चार्ज जा रहा है क्यू, एक चार्ज जा रहा है क्यू। ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज जा रहा है क्यू, क्यू चार्ज है तो इधर जा रहा है ऐसे वी वेलोसिटी से। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन अगर सेम है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है, तो क्या होगा? एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 0। और जैसे एंगल की वैल्यू 0 आएगी तो फोर्स कितना लगेगा? 0। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर मोशन कर रहा है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। यानी फोर्स क्या आएगा? 0। अगर वो एंटी पैरेलल कर रहा तो, यानी इधर से इधर आ रहा है तो अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये तो दो बात हो गई। यानी फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। 0 पे है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, 180 पे है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इसका मतलब v परपेंडिकुलर टू b, मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मान लीजिए
कि ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो हम डायरेक्शन भी जान लेते हैं, और जो फोर्स है उसकी वेक्टर फॉर्म है उसको भी जान लेते हैं। तो आइए, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा पीछे चल के मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जान लेते हैं, डायरेक्शन किधर होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो राइट हैंड लेना है, अंगुलियां जो अंगुलियां वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर अंगुलियां रखनी है, और जिधर उसकी वेलोसिटी होगी उधर अंगूठा रखना है। यानी अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिधर चार्ज जा रहा है वो, और ये जो हथेली होगी ये बताएगी अपने को फोर्स की डायरेक्शन। हथेली क्या बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाओ आप, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इधर, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर है। तो फोर्स की डायरेक्शन एकदम इजी वे में अपने को देखनी है, अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा जो चार्ज जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में, और हथेली क्या बताएगी अपने को, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। हाँ ध्यान रहे, ये हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में अंगुलियां रखो, और उसकी जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन में उसको क्या रखो, अंगूठा रखो, ठीक है, अंगूठा रखो, और जो हथेली होगी वो फोर्स को बताएगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो उल्टा हो जाएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट कर दो, यानी सेम प्रोसेस रखो, और माइंड में ध्यान रखो कि अगर माइनस है तो उसको उल्टा करना है। यानी अगर ये चार्ज माइनस का होता तो देखो अभी हमारे पास फोर्स आया ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे माइनस का होगा तो किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहीं इसको हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है, या फिर इसमें मोशन कर रहा होता है 90 डिग्री पे। ये लो, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये v, ठीक है। अब इधर इस पे v है, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, देखो चार्ज पार्टिकल ये अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर की तरफ। जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस पे, तो हमारे पास कुछ ऐसे निकल के आएगा कि ये वाली जो वैल्यू है वेलोसिटी, ये इसको इधर ले जाना चाहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको किधर करेगा, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से घुमा देगा। फिर फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, फिर वापस यहाँ घूम जाएगा, फिर ये फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, फिर ये ऐसे घुमा देगा, यहाँ पे फोर्स फिर इधर लग रहा है, मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर। यानी हमने 4 पॉइंट लिए केवल इसको बनाने के लिए, बाकी हर पॉइंट पे इसी प्रकार की कंडीशन हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, इधर आएगा तो ऐसे, इधर आएगा तो ऐसे, इधर आएगा तो ऐसे, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, इस पर डायरेक्शन, यहाँ से थोड़ी सी घूमी, वेलोसिटी इधर, ये कंपोनेंट, ये हर पार्टिकल पे हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, लेकिन हमने 4 ही पॉइंट पकड़े, ये 4 पॉइंट पकड़े, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, एक सर्कल में घूम रही है, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, यानी सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो, कोई भी चार्ज पार्टिकल बोलो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जरूरत होती है सेंटीपिटल फोर्स की। अब वो सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, जैसे अर्थ जो है, या फिर मैं कहूँ अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसमें जो अट्रैक्शन था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसी से क्या मिल रहा हुआ इसको, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेम ही वही बात इसमें, कि इसमें एक फोर्स जनरेट हो रहा है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है वही क्या कर रहा है, इसके सेंटीपिटल फोर्स को दे रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें सेंटीपिटल फोर्स था mv²/r, वही फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा है, इस प्रकार से। अब ये देखो थीटा तो 90 है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है इसको, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB वहां से, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिखूं तो देखो v से v कट जाएगा, यानी mv इक्वल टू QBr, ये एक इक्वेशन बन गया अपने पास, mv इक्वल टू QBr, mv इक्वल टू QBr। बस इस एक चीज को ध्यान रखो आप, कि जब भी सर्कुलर मोशन करेगा सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, किससे बैलेंस होगा,
मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस होगा। क्या वैल्यू आएगी, एम वी इक्वल टू क्यू बी आर। इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत सारी क्या निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको ध्यान है या ये चीज़ें हमें करनी आती हैं तो 2-3 सेकंड में हम कर सकते हैं। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। नंबर 1, इससे निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी। ये जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा, हम निकाल सकते हैं इससे रेडियस, कि किस रेडियस के सर्कल में ये घूमेगा। क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। और क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसकी टाइम पीरियड। क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। और क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं, हम इस रिलेशन से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल, मतलब हमारा पूरा का पूरा काम इसी पे हो जाएगा। और इस चैप्टर में, या फिर मैं कहूँ कि जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन घूमेंगे वो इसी के चारों ओर घूमने वाले हैं, मतलब इसी के इर्द गिर्द दौड़ने वाले हैं। या तो 90 डिग्री पे या किसी और एंगल पे। 0 और 180 पे तो आपको हो सकता है दिया जाए, बाकी कम ही चांस लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेंगे, फिर रेडियस की, फिर टाइम पीरियड की, फिर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। सबसे पहले क्या लेंगे, वेलोसिटी, वी से लिखेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया है, एम वी इक्वल टू क्यू बी आर। एम वी इक्वल टू क्यू बी आर, यानी हम एक इक्वेशन को इधर रख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ एम वी इक्वल टू क्यू बी और आर, इसी से पूरे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लें, मतलब वी निकाल रहे हैं, वी को रखो बाकी को इधर भेज दो। तो वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बी आर बाई एम। ये आ गई वेलोसिटी, पहला काम हो गया वेलोसिटी का। दूसरा निकालते हैं इसकी रेडियस। दूसरी क्या निकालते हैं, रेडियस। रेडियस, रेडियस का मतलब आर, तो यहाँ से आर निकालूं तो ये क्या कर दूंगा, इसके नीचे भेज दूंगा। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, रेडियस। इससे काफी रिलेशन हम पढ़ेंगे, 2-3 रिलेशन पढ़ेंगे। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। क्या हमने कोई अलग से काम किया, ये इक्वेशन था, उसमें से आर हम निकाल सकते हैं। अगर हम आर अलग से ना लिखें तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वैल्यू को। इसी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं सबको निकालने के लिए, चाहे वो कोई भी, हम वेलोसिटी निकाले, रेडियस निकाले, टाइम पीरियड निकाले, फ्रीक्वेंसी निकाले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले, इसी में रख देंगे। लेकिन हम सीख लेते हैं इससे कि कैसे कैसे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म में इसको रख सकते हैं हम रेडियस को, पहला। दूसरा, आपको पता है कि एम वी क्या होता है, मोमेंटम। एम वी क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब पी बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। ये पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। ये क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम के साथ रिलेशन बन गया। अब हमें ये भी पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी होता है, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का यदि हम रिलेशन देखें तो वो रिलेशन इस प्रकार से निकल के आता है, आर इक्वल टू रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी। यानी जो हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वो ये होता है, P इक्वल टू रूट ऑफ 2m के। मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया इसको। फिर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में भी एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इनटू चार्ज। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर की नई जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो है आर इक्वल टू 2m के की जगह क्या लिख देंगे, v और q। 2m के की जगह क्या लिख देंगे, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल इनटू चार्ज बाई q और b, और ये रूट। ठीक है, ये जो v है ये क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है वैसे तो। ठीक है, यानी हम रेडियस को एम वी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, और पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। इनमें कोई भी रिलेशन हमसे पूछ सकते हैं, बस एक दूसरे को रिलेट करना आना चाहिए। एम वी मतलब मोमेंटम, पी की जगह 2m के,
उसके बाद के की जगह वी और क्यू, वी और क्यू, इस प्रकार से हमने क्या निकाल ली इसकी रेडियस। अब हम निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तीसरा क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको हम लिखते हैं ना टी से, वो निकालते हैं, एकदम इजी है। टाइम पीरियड को हम क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 2πr/v, ये टाइम पीरियड होता है अपने पास, एक चक्कर में लगने वाला समय है 2πr/v। क्या हम इसको ऐसे लिख दे, टी इक्वल टू 2πr, और v की वैल्यू अपने पास अभी आई थी mv इक्वल टू क्यू बी आर, तो यहां से लिख दूंगा क्यू बी आर, और नीचे क्या आया m, तो वो आ गया ऊपर, यानी r से r काट दूंगा मैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 2πm/qb। क्या इस फॉर्मूले को याद रखना, बिल्कुल नहीं याद नहीं रखना इनको, बस केवल वो प्रोसेस जो थी ना मैंने जो पहले 2-3 लाइनें थी उनको याद रखना, उसके बाद इस प्रोसेस को करके देखना है, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद रखने की बात आती तो अलग बात हो जाती फिर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात नहीं है ज़्यादा, बस केवल इसको समझना है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसमें याद वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे मेरे को जरूरत नहीं पड़ती याद रखने की, मैं इसी से रिलेशन करके आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया टी की वैल्यू। अगर टी की वैल्यू अपने पास है तो फ्रीक्वेंसी तो बड़ी इजी वे में निकाल सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने पास, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा, यानी फ्रीक्वेंसी अपने पास आ गई एफ इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm, 2πm। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा जिसको बोलते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, 2π/t होता है, 2π/t। अगर 2π/t की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं, तो यह आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2π/2π/2πm बाई क्यूबी, यानी 2πm/क्यूबी, क्यूबी ऊपर चला गया, 2π से 2π कट गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या आ गई QB/2m, ओ सॉरी 2m नहीं, ओनली m। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया QB/m, QB/m, QB/m निकाल सकते हैं आराम से। यानी हमने वेलोसिटी देखी, रेडियस देखी, टाइम पीरियड देखा, फ्रीक्वेंसी देखी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखी, आराम से एक दूसरे से रिलेट करके हम निकाल पा रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल और केवल ये जो मेन चीज़ थी, मेन जो पॉइंट था उसको याद रखने की अपने को जरूरत पड़ी, याद क्या रखने की, प्रोसेस देखने की कि ये सर्कुलर में करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिएगा, वो कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। उन दोनों को बैलेंस करके आप यहाँ से V निकालना हो तो इसको M को भेज दो, R निकालना हो तो इसको भेज दो, MV की जगह P लिख दो, काइनेटिक एनर्जी टर्म में लिख दो, पोटेंशियल टर्म में लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 2πr/v लिख लो, वहाँ से V की वैल्यू यहाँ से एकदम डायरेक्ट निकाल सकते हो बाई M, 2πr/QBr, और ऊपर जाके चला जाएगा M। तो इस प्रकार से हम इसी इक्वेशन से या एक ही इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो चारों पाँचों जो अपने पास टर्म वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे हमने बात की, 180 पे हमने बात की, 90 पे बात की, इसके अलावा भी तो कोई एंगल हो सकता है, तो इसके अलावा भी तो कोई एंगल हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर कोई एंगल हो सकता है तो हम कितने के एंगल की बात करेंगे फिर इस प्रकार से। अब हम क्या मानते हैं कि बाकी जो बच गया एंगल, बाकी जो एंगल बच गया मतलब 90 के अलावा जो भी एंगल बच गया, 90 के, 180 के, 0 के अलावा जो भी एंगल है उसको हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू एनी एंगल, लेकिन उसमें 90 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, यानी हम कहेंगे थीटा इक्वल टू एनी एंगल, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 180 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो हमने पढ़ लिया अलग से। अगर एनी एंगल है इसका मतलब हम कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से लिख दें, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बनाता हुआ कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, थीटा एंगल बनाता हुआ, और इसकी वेलोसिटी है वो मान ली हमने v है, ठीक। जैसे वो इसमें एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो इस प्रकार से मोशन करना शुरू कर देगा,
यानी वो सर्कुलर भी करेगा और ट्रांसवर्स भी करेगा, यानी वो इधर भी चल रहा है और घूम भी रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और ट्रांसवर्स भी कर रहा है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इधर इसका v की कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, v साइन थीटा, इधर v का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, v कोस थीटा। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि इसको ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट करवा रहा है वेलोसिटी का, v कोस थीटा, और सर्कुलर मोशन कौन सा करवा रहा है, v साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स में हम जो v लेते हैं वो परपेंडिकुलर v होता है, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर सेम बात हम करें कि इसमें जो है सर्कुलर मोशन करवा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, यानी एम वी का परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर इक्वल क्यू वी बी। अब साइन थीटा 90 नहीं है तो यानी कोई भी थीटा हो सकता है, तो हम क्या लेंगे उसको साइन को साथ लेंगे, ठीक है। अब यहां से इसकी वैल्यू रखूं तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो ये v से एक v और साइन से एक साइन कट गया। यदि हम यहां से देखें तो एम वी साइन थीटा इक्वल टू क्यू बी और आर, क्यू बी और ये क्वेश्चन बन गया। यानी उसमें क्या था, एम वी इक्वल टू क्यू बी आर, इसमें क्या है एम वी साइन थीटा इक्वल टू क्यू बी आर। यहाँ से वेलोसिटी निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो मैं ये लिख देता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम साइन थीटा, क्यू बी आर बाई एम साइन थीटा। इसी प्रकार से यदि हम इसकी रेडियस निकालें, रेडियस आर की वैल्यू तो यहाँ से इसके नीचे भेज देंगे, यानी एम बी साइन थीटा बाई एम बी साइन थीटा बाई क्यू और बी, क्यू और बी। अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो t इक्वल टू टू पाई आर बाई वी साइन थीटा, क्योंकि अब अगर टाइम पीरियड निकालना तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, वी साइन आर, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से v निकाल के ये रख दो तो वो सेम की सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि m साइन ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो टू पाई एम बाई क्यू बी, टू पाई एम बाई क्यू बी। यानी टाइम पीरियड में कोई चेंजमेंट नहीं है, जो पहले आया था वही टाइम पीरियड अब आ रहा है, जो पहले टाइम पीरियड आया था वही अब आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये इधर कितने चल सकता है, जिसको हम पाथ कहते हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या कहेंगे कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल केवल, और एक राउंड का टाइम पीरियड है, वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वो निकाल सकते हैं। एक राउंड का टाइम है अपने पास, यानी जिसको हम टाइम पीरियड कह रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अपने पास। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक राउंड का टाइम पीरियड है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस d मान ली मैंने, d मान ली, v हॉरिजॉन्टल क्या है, v कोस थीटा, यानी v हॉरिजॉन्टल क्या है, v कोस थीटा, और टाइम पीरियड अभी निकाला था टू पाई एम बाई क्यू और बी, टू पाई एम बाई क्यू बी। देखिए ये याद तो अब है, वैसे याद नहीं रहते फॉर्मूले वगैरह, रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना, कॉन्सेप्ट से हम कर लेते हैं, तो इसलिए याद तो अब है क्योंकि अभी अभी हम ताज़ा निकाला। तो आप सोचे सर को तो याद नहीं, नहीं वैसे याद तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको पीछे पढ़ के याद किया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बार बार पढ़ा पढ़ा के याद तो हो गया है ना, लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से क्या कर रहे हो, d इक्वल टू टू पाई एम वी कोस थीटा बाई क्यू बी, इसमें वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमने देखा वो हम केवल केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड पे चर्चा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे
मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसके बारे में हमने बात की, क्यू वी बी साइन थीटा। उसमें एंगल पे हमने चर्चा की, तो दो एंगल हमारे पास, दो कंडीशन हमारे पास इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अपने पास। देखो 0 और 180 पे तो आपको याद रखना कि पैरेलल और एंटी पैरेलल पे तो 0 हो गया, यानी वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 90 डिग्री पे, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटीमीटर से बैलेंस हो रहा है, यानी तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट मान सकते हैं अपन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये रेडियस निकाली हमने, उसका रिलेशन देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बड़ा ध्यान से देखना अपने को, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने ये वैल्यू पढ़ी। अगर हम बात करें इनके क्वेश्चनों की, तो आइए एक एक करके इसके क्वेश्चन जानते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहला, टू पार्टिकल है एक्स और वाई, एक पार्टिकल है एक्स दूसरा है वाई, हैविंग इक्वल चार्ज। देखो चीजों को पकड़ते हैं, इक्वल चार्ज मतलब दोनों का चार्ज सेम है, आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आगे चलो, इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज सेम और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। फिर आगे देखिए रेडियस, तो इसका मतलब रेडियस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में होना चाहिए रेडियस। क्या थी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रेडियस की, तो R इक्वल टू 2mv पोटेंशियल Q बाई क्यू बी, और ऊपर वाले पे था रुक, नहीं पता, कोई बात नहीं। हमने लास्ट टाइम में चर्चा की थी कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, ये लो क्यू वी बी, ठीक है। यहां से हम निकाल सकते हैं बाई आर भी था ना, पूरी वैल्यू रखता हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, वी से भी काट देंगे तो ये हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी इक्वल टू आर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल को किस में कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को किस में कर सकते हैं, रूट ऑफ 2m वी क्यू बाई क्यू बी इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहां से देखो अपने पास मास का रेशियो पूछा, मतलब मास अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है दोनों की, इसका मतलब रेडियस को रख लो, मास को रख लो, और क्या बच गया, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम और पोटेंशियल सेम, ये सेम है। मतलब हम जब भी इसका रेशियो बनाएंगे तो दूसरी वैल्यू में ऐसे लिखेंगे ना अपन, R1 ऐसे लिखेंगे, R1 इक्वल टू रूट ऑफ 2m1q और v बाई क्यू और b, और दूसरे में लिखेंगे R2 तो रूट 2m2v क्यू बाई क्यू बी, तो इसमें जो सेम है वो कट जाएंगे, देखो ये इससे कट गया, क्यू वी टू, यानी हमारे पास R1 बाई R2 इक्वल टू M1 बाई M2 का रूट, और रूट का क्या लग जाएगा इधर स्क्वायर, यानी हमारे पास जो M1 और M2 का रेशियो आएगा वो आएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर, R1 बाई R2 का स्क्वायर, R1 बाई R2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी, R1 बाई R2 का स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे वाले थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। टू आयंस हैविंग मास इन द रेशियो 1:1 एंड चार्ज 1:2 प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड का रेशियो दे रखा अपने को 2:3, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल पाथ अलोंग विच टू पार्टिकल, यानी रेडियस का रेशियो हमें निकालना है। अपने को दे क्या क्या रखा है, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, यानी हम रेडियस को क्या लिखेंगे, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू और बी, एम वी बाई क्यू बी। अब इसमें सेम क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब बी को छोड़ दो, वी एम और ये वाली वैल्यू है अपने पास, ठीक है। R1 बाई R2 इक्वल टू M1 V1 बाई M2 V2 मल्टीप्लाई Q2 बाई Q1, इसका मतलब मास का रेशियो
m1 बाई m2। वेलोसिटी का रेशियो सीधा लिखना है और चार्ज का रेशियो उल्टा करके रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m1 मतलब 1/1, v वेलोसिटी का रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई चार्ज का रेशियो 1/2 मतलब 2/1, तो कितना आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा 4/3, 2 × 2 4, 4/3, 4/3। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ए इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर विथ ए स्पीड, स्पीड भी दे रखी है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। द इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस भी कर सकता है नहीं भी कर सकता, हो सकता है जब यदि वो पैरेलल और एंटी पैरेलल जा रहा होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी उस पर एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा होगा। लेकिन जब वो अगर किसी और एंगल पे जा रहा होगा तो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमें एंगल की क्लियरिटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो मे और मे नॉट एक्सपीरियंस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। द इलेक्ट्रॉन मे एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन बट कैन कंटिन्यू टू मूव विथ द सेम स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोला, सेम स्पीड। अगर वो एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस भी कर रहा है, इसका मतलब वो 9 उस पे 0 पे और 180 एंगल, 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल पे तो नहीं जा रहा, कोई और एंगल है। अगर और एंगल है तो उस कंडीशन में स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन में एक्सपीरियंस कन एक्सेलरेशन एंड कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी गलत बात होगी क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करते वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी, तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट आ गया। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9 × 10 की पावर -31 kg, चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटर ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट। ठीक है, इफ इट डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। अब पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है आर का mv/qb, ये भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, हम जो अपना इसका वो है ना अपने पास फॉर्मूला वो लिख लेते हैं mv = qb/r। ठीक है, वैल्यू रखो m की वैल्यू 9 × 10 की पावर -31, v की वैल्यू 10 की पावर 6 इक्वल टू q की वैल्यू चार्ज है इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 × 10 की पावर -19, b की वैल्यू जो हमें निकालनी है, r की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1। क्लियर, b निकालना है, इसका इसको नीचे भेज दो। देखो 9 10 की पावर -31 10 की पावर 6 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई 1 और ऊपर मैं कर दूंगा एक 10 इक्वल टू बी। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो 19 20 और 26 यानी 26, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 31 में, तो 26 माइनस हो गया मतलब कितना बच गया -5, यानी 10 की पावर तो बच गई -5। इसको अगर हम करें तो ये 90 बाई कितना आ जाएगा 90/16। 16 को यदि हम डिवाइड 16 से हम डिवाइड करें 90 को कितना आएगा 90 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब देखो कुछ ऑप्शन पे भी नजर मार लेते हैं, क्या पता हमारा यहीं से काम बन जाए। तो 10 की पावर 5 तो इससे तो नहीं बन रहा क्योंकि दो ऑप्शन तो कट गए, दो बचे, लेकिन 5 पॉइंट यानी 5.6 एक ही ऑप्शन है अपने पास। तो इसलिए हम कई बार बेवजह कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, उसको भी नहीं, उसमें भी नहीं फंसना अपने को, ये देखना है कि हाँ अगर हम इसको चेक कर पा रहे हैं या सिलेक्ट कर पा रहे हैं ऑप्शन को तो फिर कैलकुलेशन करने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है।
ए प्रोटॉन कैरिंग ए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग in a circular path of radius r uniform magnetic field, what should be the energy of alpha particle to describe a circle of the same radius same field? मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस सेम है, मतलब अगर हम लिखें एम वी इक्वल टू क्यू बी और आर, एम बी इक्वल टू क्यू बी आर, तो यहां से देखो मास अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। पहले प्रोटॉन था, फिर क्या है? अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब मास तो अलग अलग है। क्या वेलोसिटी अलग है क्या? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखना पड़ेगा इसको, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म में होता है 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट इक्वल टू क्यू बी और आर। एम बी की जगह क्या लिख दिया? मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह क्या लिख दिया? √2m के। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लिया अपने को। अब देखो दोनों में क्या क्या सेम है। अगर मैं बात करूँ दोनों में दो सेम है, तो इसका मतलब m1 k1 बाई m2 k2, एक रिलेशन तो इधर वाला तो ये बन गया। मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस दोनों की सेम है, इसका मतलब Q1 बाई Q2 इधर वाला बन गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है, मतलब इसको इधर भेज दूं, तो K1 बाई K2 इक्वल टू Q1 का स्क्वायर बाई Q2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई M2 बाई M1, M2 बाई M1। अब लिख देते हैं इसकी वैल्यू। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की हम K मान लेते हैं, आएगी इसी यूनिट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऑप्शन भी इसी में। अब देखो चार्ज, अगर प्रोटॉन की पे चार्ज की बात करें तो क्यू होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्यू होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे 2q होता है, का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन हमने मान लिया कितना है m, तो ये कितना हो गया 4 टाइम ऑफ है, तो ये इससे कट गया, ये से, ये 4 से ये 4 कट गए, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो k की वैल्यू वही आएगी जो इसके पास है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू दे रखी है b इक्वल टू 2.5 टेस्ला। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज, फोर्स अपने को निकालना है प्रोटॉन पे कितना, निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा, फोर्स निकालना है। तो पहले बात तो फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू चार्ज, वेलोसिटी और b। चार्ज की वैल्यू है क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड है, v नहीं है, लेकिन v के साथ एक रिलेशन दिया हुआ अपने पास, 2mv² इक्वल टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाले यहाँ से v निकाल सकते हैं अपन, यानी v की वैल्यू आ जाएगी v² इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है, और E/m का रूट ये v आ गई। रख दो सब वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दो। देखो चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, b की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10⁻6, इसका रूट से बाहर निकाल देता हूँ इसको, रूट से इसको बाहर निकाल देता हूँ, यानी ये लिख देता हूँ मैं q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 रूट ऑफ E/m। E/m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 10⁻⁻19, और मास कितना है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 इंटू क्यू आ गया, v आ गया, b यानी 2.5। अब कैलकुलेट करना है इसको, देखो 1.6 10⁻⁻19 2 मल्टीप्लाई 10⁻3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो पहले तो पावर को हटाते हैं, 19 तो 12 बचेंगी क्या? 20, हाँ 12,
यानी ये आ जाएगा रूट ऑफ 1.6 10 की पावर 12 10 की पावर 12 बाई 9 10 की पावर 12 बाई 9 देखो मल्टीप्लाई 2.5 क्लियर। हाँ आई, देखो इसमें से 9 का तो 3 आ जाएगा, इसमें से एक जीरो इसके नीचे लगा दूं तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी 1.6 10 की पावर -19 टू 10 की पावर 3 10 की पावर 6 4/3 2.5 बाई रूट 10 ठीक है। अब देखो जो कट रही है उसको काट दो वैल्यू को, इसमें तो कोई वैल्यू कटने वाली दिख नहीं रही है अपने को, यानी इसको ऐसे कैसे रखना पड़ेगा एक बार। चलो पावर को सोल्व करते हैं पहले। ये 9, इसका मतलब इसके पास बची है 10 की पावर -10, ये 2 8 और बाई 3 इधर 2.5, इसको सोल्व करें अपन तो अप्रोक्स इसके वैल्यू कितनी ले 3 पॉइंट कुछ ले ले, तो दोनों को मिला के हम 9 10 कर ले, अप्रोक्स 10 कर लें तो क्या करें, तो 25 का 10 के साथ कुछ रिलेशन बनाते, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 2.5 बाई 3 तो ये रहा, और 3 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो इन दोनों को मिला के मैं 10 कर ले रहा हूँ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये 10 और ऊपर आएगा 10 की पावर -10, इसको अगर मैं सोल्व करूँ ये आ जाएगा 200, 200 में गया तो 20 यानी 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ठीक है। 220 बना, 20 से एक इसका चला गया तो 2, 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, तो 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 अगर मैं इसको पॉइंट में लेके आऊँ तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 2.3, तो अब इसमें 3.2 यानी अप्रोक्स वैल्यू हमने ली थी, तो अप्रोक्स वैल्यू 3 के आसपास कौन है, एक है जिसकी पावर कितनी है 10 की पावर -10, क्लियर कर सकते हैं। यानी कैलकुलेशन को आप अप्रोक्सीमेशन से करना ताकि जल्दी हो जाए, अब वो भी देख लेना ऑप्शन पास ना हो, वरना अप्रोक्सीमेशन से 2 बार करनी पड़ जाएगी। ए प्रोटोन बीम इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड दिस 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन इज कूलम्ब पर केजी, यानी Q बाई एम की वैल्यू है ये, वेलोसिटी ये है, रेडियस निकालनी है अपने को, तो रेडियस जो है R की वैल्यू वो क्या आएगी एम वी बाई क्यू बी, मैंने इधर क्यूबी को भेज दिया, तो एम की वैल्यू कितनी है, एम और क्यू इकट्ठा दिया हुआ आपने को 10 की पावर 11, यानी क्यू बाई एम दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 की पावर 11, क्यू बाई आर दिया हुआ है तो क्यू बाई आर उल्टा लिखना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 9 बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 की पावर -4, ठीक है। तो 9 और ये 2 इसमें से काट देंगे तो अपने पास आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 10 की हाँ एम की वैल्यू 10 की पावर -11 सी लिखा है, 10 की पावर 9 वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -4 है, तो 9 2 बच गया, 2 इसे काट दिया तो 2 बच गया, यानी 100 अपने पास क्या आ गया मीटर, 100 मीटर, ठीक है, यानी 100 मीटर, क्लियर। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन हैविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, रेशियो बताना टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या होता है अपने पास याद है आपको 2πm/qb, फिर से मत कहना, हमने अभी तो पढ़ाया था आपको, तो t इक्वल टू देखो 2π दोनों में सेम, b भी सेम, इसका मतलब m/q रहेगा, यानी अगर हम रेशियो देखें
तो T1/T2 इक्वल टू m/q पहले का मल्टीप्लाई Q2/m2। ठीक है, तो पहले हम किसको बात कर रहे हैं, पहले है हमारे पास अल्फा। तो अल्फा कितना होता है, मास तो होता है 4 गुना ऑफ प्रोटॉन और ये होता है 2 चार्ज। ये हो गया Q/m, m से m, Q से Q 2, यानी क्या आ जाएगा 2:1, 2:1। नेक्स्ट, इसमें से अपने को गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। इसका मतलब उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो ये बात तो सही है, उसकी कोई गेन वेन नहीं होता। when an electron is shot at right angle to the electric field, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है 90 डिग्री पे, तो उसका जो पाथ होता है वो हाइपरबोलिक होता है। उसका पाथ कैसा होता है, हाइपरबोलिक। मतलब ये भी सही है। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गेन काइनेटिक एनर्जी। जब डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, यानी वो एक्सेलरेटेड होगा, वो गेन करेगा वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है, उस पर रिटार्डेशन लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे कितना लगता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है इसका, गलत। ऑप्शन गलत है, आंसर का आंसर सही है, यानी क्वेश्चन का आंसर सही है। इसको में सेलेक्ट क्या करेंगे अपन, थर्ड ऑप्शन। ये देखिए, ये तो अगले वाले टॉपिक में हम करेंगे, ये पहले आ गया। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल। यानी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है इसके। उस कंडीशन में हमारे को बताना है, हाँ अगर हम इसमें तो हमारे को क्लियरिटी नहीं हो तो ऑप्शन देखो, इसमें कूलाम पर केजी यानी Q/m बताना अपने को। तो R की वैल्यू क्या होती है, R = mv/qb होती है। तो यहाँ से हमें Q/m बताना है, तो v/br, v/br। तो v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू अपने पास 3 × 10⁶ बाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴ और r की वैल्यू कितनी है रेडियस 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², क्योंकि सब CGS में सॉरी MKS में, तो सबको MKS में बना दिया। देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया 100, यानी ये हमारे पास कुल वैल्यू आ गई 100 से इसको काट देते हैं 4 टाइम, कितना हो गया QVB मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁴, 3 × 10⁶, हाँ ठीक है, 4 टाइम कट गया। अच्छा 4 से 25 टाइम कटेगा ना, ये कैसे 4 टाइम कट जाएगा, 4 से 100 कितने टाइम कटेगा 25, तो नहीं आ गया 25 × 100 यानी 2500। बाकी तो सब चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस 6 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म स्पीड मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है अपना। वेलोसिटी लिख दी अपन ने Q/m, Q/m v/br, r की वैल्यू रखती, ये 2 है। मतलब वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, वैल्यू में कुछ गड़बड़ है अपने पास, किसी का कोई डाटा मिस है।
है ना, यानी 3 × 10⁶, और स्पीड है ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁴ है, और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमने वैल्यू पूरी ठीक लिखी है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है डाटा में मिस्टेक है, और कोई वैल्यू इसमें माइनस प्लस में गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इसको चेक कर लेंगे अपन, सबसे लास्ट में इसको चेक करेंगे। चलो एक बार मैं चेक कर ही देता हूँ इसको कि क्या गड़बड़ है डाटा में। अगर हम इसमें डाटा देखें, कौन सा क्वेश्चन है, 11, थ्री मल्टीप्लाई, हाँ हाँ, इसमें ये जो है ना वैल्यू, यहाँ पे इसमें माइनस 4 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, -4 है, यानी 2 × 10⁻⁴। तो 2 × 10⁻⁴। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है इसमें 3 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 6 × 10⁻²। तो देखो ये 2 से ये 2 टाइम 4, यानी ऊपर 6 10 12, यानी ऊपर आ जाएगा 10⁻12/4, 10⁻12/4। ठीक है, तो इसमें वैल्यू जो है अपने पास कुछ और भी गड़बड़ है क्या, 3 × 10⁶। हाँ ठीक है, इतना ही। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 10⁻9 भी है, 10⁻12 भी है, 10⁻11 भी है। अब अपन देखते हैं इसमें 6 12, हाँ ठीक है, 10 की पावर एक कम कर लेते हैं अपन, ये कर लेते हैं 10⁻11, और इधर कर देते हैं 10/4। तो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻11, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻11, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻11। हाँ, इसके ऑप्शन भी गलत टाइप किए हुए, यानी 2.5 को एक बना देते हैं अपन, 2.5 इसको बना देता हूँ मैं, ये लिख दिया 2.5 बी। ठीक है, इसमें डाटा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई थी, तो जिसको हमने ठीक करके इसका आंसर निकाला। ठीक है, मेथड वही है, डाटा मिस्टेक थी जिसको हमने ठीक कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। आगे चलते, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v if produce a magnetic field b at a center of the circle। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल पाथ में घूम रहा है, और अब उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है वो बताना है। जब कोई भी वायर हो, या फिर मैं कोयल ले लूँ, कोयल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, या फिर मैं कहूँ चार्ज चल रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी करंट जनरेट करेगा। जो करंट है उसके लिए हमने वैल्यू निकाली थी, याद हो तो आपको, B = μ0I/2R, μ0I/2R। ठीक है, अब I की वैल्यू के लिए हमने एक वैल्यू और निकाली थी, I = Q/T होता है, I = Q/T। अभी कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल ऑर्बिट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड v प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड b। तो अगर हम टाइम की बात करें, t की बात करें, तो t को क्या लिख सकते हैं, I = Q/2πr और v, Q/v/2πr, I को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़नी है अपने को कॉन्सेप्ट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, B = μ0 Q/v/4πr²। ठीक है, ये रेडियस r ले लेते हैं अपन।
ठीक है, आर। अब अपने को देखना है कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट और अपने पास वी और बी में देखना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वी बाई बी, तो यानी आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वी बाई बी के। आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वी बाई बी के। क्लियर, आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी बाई बी के। कर सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट। A particle of mass m, charge q, kinetic energy t, enter a transverse uniform magnetic field of induction b. After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be. अभी तो आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा, चल रहा होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा, स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो वही रहेगी जो पहले थी। हाँ ये देखिए, ये लास्ट क्लास में जो हमने किया था ना उससे, यानी मैग्नेटिक फील्ड बताना आपने को ओ पे, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, यानी इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है अंदर। अंदर डायरेक्शन का मतलब क्रॉस, तो जिसमें डॉट है वो तो काट दो, इसमें डॉट है, इसमें डॉट है, क्योंकि डायरेक्शन हमने देख ली। तो दो ऑप्शन तो हमने कट कर दी, बचे दो ऑप्शन। अब दो में हम देखते हैं, दो में एक वैल्यू है, एक वैल्यू है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। देखो ये जो अपने पास आर रेडियस का सर्कल है या कोयल है, ये कितनी है, 3/4 पार्ट है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कोयल के सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई बाई 2r होती है। इसका पार्ट कितना, 3/4, यानी 3/4 म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 म्यू नॉट आई बाई 8r। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये है 1/4 पार्ट, यानी सेकंड की हम बात करें इसकी, तो ये 1/4 पार्ट है। इसका मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई बाई, लेकिन इसकी रेडियस डबल है तो 4r, 2r, और ये पहले से 2r है तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल में हो गया 4r। दोनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये कितना आ गया 16, यानी हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई 3 म्यू नॉट आई बाई 8r, और दूसरी आ गई म्यू नॉट आई बाई 16r। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 16r 2 टाइम, यानी 6 म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई, यानी 7 आ जाएगा। 7/16 किसमें, 7/16 फर्स्ट ऑप्शन में। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट। आगे सोल्व करने की क्या जरूरत है अपने, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखो इसको। इफ ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल ऑफ बीइंग एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो पोटेंशियल है उसकी टर्म अपने को लेनी पड़ेगी यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो ये होती है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है अगर उसका हम रेशियो देखना चाहें तो हमारे पास केवल और केवल किसका रेशियो होना चाहिए, चार्ज का, क्योंकि v तो सब में सेम बताया। तो चार्ज का रेशियो देखो q1 q2 q3। सबसे पहले प्रोटॉन की बात करें तो उस पर q चार्ज होता है। अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की तो उस पर भी q चार्ज होता है। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की तो उसमें कितना होता है, 2q चार्ज होता है, यानी q चार्ज और 2q चार्ज। प्रोटॉन पे, ड्यूट्रॉन पे सेम चार्ज, और अल्फा पार्टिकल पे 2, तो यह आ जाएगा 1:1:2, 1:1:2, यानी फोर्थ ऑप्शन। कर सकते हैं नेक्स्ट। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए सर्टेन करंट ऑफ प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अपने पास एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा होगा, अपन मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर मूविंग विथ वेलोसिटी। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है
7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द वायर, वायर की तरफ आ रहा है ऐसे। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड या तो इसके अंदर होगा या तो इसके बाहर होगा, वो तो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन किधर है। तो करंट की दो डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर की तरफ गया होगा या वायर में ऐसे गया होगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी और बी। क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10 की पावर -19, वी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 7, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है 2 × 10 की पावर -4। देखो 3 बचा, 3 इसमें से निकाल दें कितना बचेगा 10 की पावर -16, ये कितना आ जाएगा 3 2 यानी 3.2 × 10 की पावर 16, 3.2 × 10 की पावर -16। क्लियर, चलते हैं आगे। ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक सेम काइनेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ रेडियस आरपी और आरडी। तो इसमें करा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी इसमें जो रिलेशन है वो सही कौन सा है वो देखना अपने को। सेम काइनेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है। तो आर इक्वल टू रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू और बी। इसका मतलब ये बी भी सेम है, के भी सेम है, 2 तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। आर जो है प्रोटॉन, आर न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन का अंडर रूट। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए m है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है 2m। न्यूट्रॉन का मास है वो डबल होता है प्रोटॉन से, और चार्ज सेम होता है जैसे हमने पीछे वाले में किया था। m से m कट गया, यानी यहाँ पे आ गया रेडियस ऑफ प्रोटॉन का √2 इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का √2, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का √2 इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ रेडियस r विथ स्पीड v, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड b, E बाई m ऑफ द विल बी। E बाई m निकाल सकते हैं अपन, r की वैल्यू क्या लिखते हैं mv बाई क्यू बी, तो इसको इधर भेज दो, E बाई m इक्वल टू v बाई r और b, r और b, r रेडियस स्मॉल है इसमें, तो आर बी, वी बाई आर बी फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, अभी तो निकाला था इसको। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 × 10 की पावर 18 कूलाम मूव विद वेलोसिटी दिस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड along the x-axis enter a region where a magnetic field inductor B along y-axis, electric field magnitude 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इज along the negative z-axis, magnetic field will be। देखो जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ई की वैल्यू जो होती है ना, ई की वैल्यू वो होती है बी और वी। तो यदि आप बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई बाई वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वी का डिवाइड कर दो वही बी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास ये रहा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बाई वी कितना है 10, तो ये आ गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 सेकेंड ऑप्शन। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वी बी और ई। तो आती है हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी, ये चार्ज की वेलोसिटी, यानी इधर स्पीड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ ऐसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला रिलेशन बनता है जिससे हमने निकाल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद द वेलोसिटी v डिस्क्राइब ए सर्कल पाथ
जब सर्कुलर पाथ होता है तब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आता है, वर्क डन होता है 0। यानी सर्कुलर पाथ में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? 0। टू सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस आर लाई कोसेंट्रिकली विथ देयर प्लेन एट राइट एंगल। यानी दो कोयल रखी हुई है ऐसे, एक कोयल मान लीजिए ऐसे रखी हुई है, तो दूसरी ऐसे रखी हुई है, लेकिन इसका सेंटर क्या है? एक ही। एक में करंट आई फ्लो हो रहा है, मतलब मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, मतलब 2I। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर है और इसका इधर है, तो 90 डिग्री पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है B1 और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इधर है मान लीजिए B2। ठीक है। तो रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड तो निकालें। इसका कितना होगा? इसका होगा 2μ0I/2r, रेडियस सेम है। और ऊपर वाले क्या होगा? μ0I/2r। ये तो होता है सेंटर पे उसका। इसका रिजल्टेंट निकाल दें। μ0I/2r का स्क्वायर प्लस 2μ0I/2r का स्क्वायर का अंडर रूट। μ0I/2r ये तो ले लिया हमने कॉमन, μ0I/2r। अब इधर तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का रूट। तो यानी ऊपर जिसमें √5 आएगा वो आंसर है फर्स्ट। बाकी पूरा चेक कर लो। √5 μ0I/2r, √5 μ0I/2r। क्लियर? चलो फिर आगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 1.2 मिली टेस्ला इन डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ ए लेबोरेटरी चेंबर, ए प्रोटॉन इंटर लेबोरेटरी हॉरिजॉन्टली। देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एंटर कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है VC = V²/R। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। यानी सेंटीपिटल जो फोर्स होता है उसमें अगर हम मास का डिवाइड करते हैं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई वैल्यू है? वैल्यू रखो इसमें। इसमें हमें आर चाहिए, आर नहीं है ना, आर निकालना पड़ेगा भाई। वी तो है अपने पास ही रही, लेकिन आर निकालना पड़ेगा। आर का एक रिलेशन है अपने पास, R = mv/qb, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है ना। m की वैल्यू कितनी है? 1.67 × 10⁻⁻27। v की वैल्यू 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई q। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। और b मैग्नेटिक फील्ड 1.2 × 10⁻3। करते इसको सोल्व। ये देखो 1.6 19 और 7 26, ये लो भाई 26 कट गए। एक इसका काट दें तो ऊपर चला जाएगा 1000/12। ठीक है। 4 से अगर काटना चाहिए तो भी काट सकते हैं, वरना इसमें रख दो वैल्यू ऐसी कैसी। V² मतलब 9 × 10⁻14। V की वैल्यू 3 × 10⁻7। R की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1000, और ऊपर चला जाएगा 12। ठीक है। यह आ जाएगा अप्रोक्स 108 × 10⁻11। 11 ही आएगा ना, 3 इसकी कट जाएंगे तो 10⁻11। 10⁻13 1.8 12। कोई वैल्यू है इसमें से? देखो अपने पास पावर में गड़बड़ हुई है क्या? ट्वेल्व है, ये कट गया, ये भी कट गया। अच्छा इधर 3 भी बैठा था ऊपर। 3 तो किससे कटेगा? 3 तो ऊपर है ही, 3/4।
तो 100/4 मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 36, मतलब अप्रोक्स 36 × 10⁻11। अगर इसमें एक पॉइंट लगा दें तो 3.6 × 10⁻12, 3.6 × 10⁻। क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट। ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट 2πm/qb, 2πm/qb किधर से लिखा हुआ है 2πm/qb। टू पाई QB/m, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। टाइम पीरियड होता है T = 2πr/v, v की वैल्यू होगी 2πr/m और QB और r, तो 2πm/qb, 2πm/, ये यहाँ से हटा करके इसके नीचे लगाओ और ये ऑप्शन पाओ 2πm/qb। ठीक है, नेक्स्ट। चेंज ऑफ पार्टिकल इंटर ए यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ ए सर्टेन स्पीड एट राइट एंगल टू इट इन द मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज कुड, ओ भाई साहब, द मैग्नेटिक फील्ड ए चेंज कौन सा हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन तो सेम ही रहती है, तो वैल्यू ऑफ बी सेम है। यानी लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण चेंज होगी। सर्कल में घूमेगी तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगी, जिसके कारण वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? चेंज। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम चेंज मानते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन रोटेट अबाउट ए प्रोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटोन के चारों ओर घूम रहा है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इफ रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.5 नैनोमीटर। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो करंट जनरेट कर रहा है। तो बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 2π/2r होगा 2r। ठीक है, आई की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, म्यू की वैल्यू होती है 4π10⁻⁷, 4π10⁻⁷, 4π10⁻⁷। आई करंट की वैल्यू क्या होती है? Q/T। कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग रहा मतलब ये लिख दिया मैंने 1.6 10⁻⁹ बाई टी को क्या लिखते हैं? 2πr, 2πr। आर कितनी है इसकी बहन? 0.5, 0.5, 0.5 × 2, 2r इसका लिख दिया, 2πr इसका लिख दिया। v की वैल्यू 2πr इंटू वी। हाँ, यानी हमने t की वैल्यू क्या लिख दी? 2πr/v, तो v ऊपर चला जाएगा, ये लिख दिया मैंने v, इधर b है। और b की वैल्यू भी अपने को गिवन है, b की वैल्यू भी दे रखी है अपने को, b की वैल्यू दे रखी है 14। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और ओमेगा होता है v/r। ये रिलेशन होता है ना इसमें। तो v/r मतलब ये कार को मैं यहाँ से हटा लूँ, ये v और ये r की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? ओमेगा। यानी मैं इसको इधर लिख दूँ 14 2π1 0.5 × 2 अपॉन 4π10⁻⁷ 1.6 10⁻⁹ इक्वल टू ओमेगा। काटो वैल्यू, देखो 2 से पाई कट गया, ये 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा। यानी ये कितना हो गया? देखो
नैनोमीटर, नैनोमीटर इसका मतलब 10⁻⁻9, यानी ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 9 यानी 10 बचा, यानी 17 हो गया। तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी 17, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻17 रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हो जाएगा 70/60, अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 4 × 10⁻17 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा 4.4, यानी 4.4 × 10⁻17 क्लियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, रेडियस पूछा है। तो इस जैसे हमने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, उठाइएगा अपना पेन कॉपी और लिख के सोल्व कीजिएगा इसको। फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कल पाथ इज r व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल। रेडियस r डिपेंड करती है रूट ऑफ k पे, ये लिखा था ना, r = 2m/k/q और b और ये रूट, तो बाकी सब सेम है रूट k पे। पहले k थी, उसके बाद r' की वैल्यू बतानी है, जब k हो जाए डबल, ये लो, तो √2 हो जाएगी, यानी r' = √2r, r' = √2r, क्लियर। नेक्स्ट प्रोटॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी 2.5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पूछा है सीधा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। Q की वैल्यू प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19, V 2.5 × 10⁻7 और B 2.5 और मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, नहीं कट रही उसको साथ रख लो, ये कट रही है एक तो 0.8 टाइम 200 यानी 2 आ जाएगा इसका तो, और 2 × 5 मल्टीप्लाई 19 में से 7 निकालेंगे तो 12, 10⁻⁻12, 5 × 10⁻⁻12, ठीक है। नेक्स्ट ए प्रोटोन ऑफ एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इज मूविंग इन ए सर्कल पाथ in a uniform magnetic field, the energy on alpha particle moving in the same magnetic field and along the same path will be, रेडियस सेम है और ये हमने निकाली है, तो इसकी एनर्जी भी सेम आने वाली है, यानी आंसर तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ट्राई आप करके देखिएगा, ये भी आपके लिए वर्क के तौर पे रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट electron of mass m charge q is traveling with a speed v along a circle path radius r at right angle to uniform magnetic field b if speed of the electron is double, स्पीड को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ करेंगे तो रिजल्टेड रेडियस क्या आएगी, देखो r = mv/qb, स्पीड को कर दिया हमने स्पीड को किया हमने डबल और फील्ड को किया हमने हाफ, तो यानी r' जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 2mv/qb/2, यानी आ जाएगा 4r। पहले वाले का कितना आ जाएगा 4r, पहले वाले का कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये लो इन गिवन फिगर, देखो इसमें हमने चार्ज लिया है E, इलेक्ट्रॉन इंटर, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये केवल इतना देखना आपको कि डायरेक्शन कितनी होगी फोर्स की, किधर डिफ्लेक्शन होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स लगेगा ऊपर, लेकिन कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो। ये कंडीशन सिखाते हुए हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अंगूठा वेलोसिटी में, चलिए अपने को फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, लेकिन कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो। ये चार्ज कौन सा है नेगेटिव, इसका मतलब इसका ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट कौन बैठा है इधर y,
y का ऑपोजिट कौन होगा, माइनस वाई, यानी इसकी डायरेक्शन होगी माइनस वाई में। ठीक है, ये लो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। टू पार्टिकल है ए और बी, जिसका मास है m1 ma और mb, हैविंग सेम चार्ज आर मूविंग इन ए प्लेन, चार्ज की वैल्यू सेम है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है यानी बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन है यूनिफॉर्म। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी ए और वी बी, इसकी स्पीड है वी ए और दूसरे की है वी बी, जैसे हमारे को फिगर में दिखाया गया। अब ये इसमें से एक रिलेशन देखना आपको, देखो रेडियस इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, रेडियस इसकी बड़ी है, हमें पता चल गया आर ए बड़ा है आर बी से, और आर की वैल्यू का अगर हम देखें तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, बी सेम है, चार्ज भी सेम है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं आर ए इक्वल टू एम ए वी ए। अब और दूसरा आर बी जो है वो हो जाएगा एम बी वी बी, बराबर नहीं, इसको प्रोपोर्शनल लिखेंगे क्योंकि नीचे क्यू और वो भी था, तो इसका रेशियो ये बनेगा। इसका मतलब आर ए बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी ना, इन दोनों का मल्टीपल, यानी एम ए वी ए बड़ा होगा एम बी वी बी से। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया, एकदम इजी वे में हमने समझाने का प्रयास किया, एकदम इजी वे में हमने समझाने का प्रयास किया, और जितना हो सका उतना हमने शॉर्ट किया, थोड़ी सी देर में हमने कॉन्सेप्ट सिखा करके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।